तो हमने कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लेकर कई वीडियोस बनाए हैं, परंतु डाउट है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल पर, तो नई जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, उनको भी बताना होता है। तो एक और इसी क्रम में हम कॉपी लाए हैं बोर्ड एग्जाम में। कॉपी को बेहतरीन ढंग से कैसे लिखना है, आखिर क्या चीजें देखकर एक एग्जामिनर कॉपी में अच्छे अंक देता है। एग्जामिनर मेन चीज देखता क्या है, लाइव चेकिंग कैसे होती है, कॉपी बोर्ड में आपको कैसे लिखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, तमाम आपके डाउट्स हैं। निबंध कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है, कितने पेज में लिखना है, क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या कैसे डालनी है, क्या कैसे करना है। तो एक बार 24 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देने से पहले ये कॉपी देख के जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करके जाइए। ठीक, तो डाउट आपका जाने का नाम नहीं लेते हैं, और यहां पर मैंने फिर से एक बार डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। ये केवल और केवल हिंदी की कॉपी है, तो हिंदी के लिए ही यूज करना है, यानी हिंदी के लिए समझना है। शुरुआत की हाशिया की चौड़ाई एक स्केल की चौड़ाई के बराबर और डबल लाइन के बीच स्पेस कम से कम हो, यानी अच्छे से आपको एक खींचनी है क्या लाइन, पहले नंबर पे जो हम बात बताते हैं यहां पर आपको लाइन खींचनी है, और अगर लाइन खींची हुई आती है तो आप ना खींचे। और कहा जो गया डबल लाइन के बीच कम स्पेस हो, तो हल्का सा ऐसे स्केल को आपको रखना है और आपको क्या करना है, यहां पर खींच लेना है फिर से। यानी यहां पर आपने देखा कि दो लाइनों के बीच में गैप एकदम बारीक है, तो ये थोड़ा सा सुंदर हो जाता है। ठीक है, एकदम बारीक। और एक लंबी स्केल आपको लेके जाना है, और हो सके तो एक छोटी स्केल भी ले लीजिए। छोटी स्केल अंडरलाइन करने के काम आएगी, क्योंकि बड़ी वाली घुमाने में दिक्कत हो सकती है। तो आप छोटी स्केल ले लें जो इसके हाफ में आती है, ये है 12 इंच की और वो आती है 6 इंच की। तो 6 इंच की ले लीजिए, जिसमें आपको अंडरलाइन करने में, या फिर कहीं टूटी हो तो उसका टुकड़ा आप ले सकते हैं, जो कि अंडरलाइन करने में बड़ा ही मजा आता है उसमें। ठीक है, चलो भैया अगला डाउट क्या है, मैं अभी चेक भी कर रहा हूं। हिंदी के पेपर में प्रश्नोत्तर संख्या का यूज करना है, और अंग्रेजी के पेपर में आपको आंसर नंबर का यूज करना है, वो भी पूरा लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि आंसर नंबर लिख दीजिए, इसको लिखिए आंसर नंबर। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप अगर उत्तर सही लिखते हैं, उत्तर का क्रम सही लिखते हैं, तो ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन हां एक तरीका होता है जो आपको अपनाना है। सही तरीका अपनाएंगे तो एग्जामिनर भी आपको देख के खुश हो जाएगा, आपकी कॉपी को, कि भाई बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है। फिर थोड़ा सा हम यहां पर एक और जल्दी से पॉइंट देख लेते हैं। यदि कोई आंसर या पार्ट नीचे से 3-4 लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो शुरुआत करने के लिए नए पेज का प्रयोग करना है। 3 या 4 लाइनें जहां पर पीछे छोड़ी है वहीं पर पीटीओ लिख देना है, और ध्यान रहे पीटीओ केवल दाहिने पेज की तरफ नीचे लिखना है, यानी यहां पर जरूरत हो। अगर यहां कोई ये स्पेस 3-4 लाइन का नहीं है तो पीटीओ लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, एग्जामिनर पूरी की पूरी कॉपी वो पलट के देख लेता है, वहां पर पीटीओ लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। परंतु अगर यहां पर 3-4 लाइनें छोड़ रहे हैं तो यहां पीटीओ लिखिए, हर पेज में लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एप्लीकेशन लेटर यदि पूरे पेज पर आए तो ठीक है, नहीं तो नए पेज से भी लिख सकते हो, 2 पेजों में लिख सकते हो। उदाहरण के लिए आप ऐसे भी क्रम संख्या यूज कर सकते हो, जैसे यहां पर आपको उदाहरण दिया है, क्रम संख्या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहां पर प्रत्येक हेडिंग काले पेन से ही डालना है। अब काला पेन आपका बोल्ड स्केच हो सकता है, नहीं आपको बोल्ड स्केच लेना है तो ऐसा पेन लीजिए जो मोटा चलता हो, काला। देखो, काले पेन 2 साइज के ले लेना है, एक ज्यादा मोटा, एक बहुत ही मोटा चलता हो, और एक बहुत ही मोटा ना चलता हो, मतलब एक मीडियम मोटा चलता हो। दो, क्योंकि बहुत मोटे से आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालनी है, यानी लगभग यहां पर लग्जर वाला 3-4 रुपए वाले उस स्केच का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो उससे कॉपी ब्लर हो जा, मतलब कॉपी में इधर से उधर छपने का डर रहता है। तो आप देख लीजिए, एक बार पहले स्केच लेके यूज कर लीजिए, और इधर उधर छप नहीं रहा हो तो इस स्केच से डाल सकते हो। पेनों पर पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, कौन से पेन का यूज करना कौन से नहीं, वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं, या कौन से पेन का यूज करें ज्ञान सिंधु ऐसे डाल के सर्च कर सकते हैं। फिर क्या है, समापन होने पर रोल नंबर
स्केच से अवश्य डालें, यानी बोल्ड पेन से डाल सकते हैं। लिखते समय शब्दों के बीच की गैपिंग बहुत ही कम हो, बहुत अधिक न हो, गैपिंग बहुत ज्यादा नहीं कि दूर दूर आप लिख रहे हैं। ये तो कॉपी भरने वाला तरीका हुआ। बाकी आप जैसा लिखते हैं, आप अपनी आदत ना बदलें, वैसा ही लिखें, क्योंकि आदत बदलने पर टाइम ज्यादा लग सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। ओवरऑल अंत में जो हम बात बताएंगे वो सुनने वाली है, उसको गौर करके सुन के जाइएगा। प्रत्येक उत्तर के बाद 2 लाइनें और पार्ट के बाद 1 लाइन छोड़ें, किसी भी उत्तर के लिए ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़े। अब ये क्या है कि प्रत्येक उत्तर के बाद 2 लाइनें और पार्ट के बाद 1 लाइन छोड़े, और किसी भी उत्तर के लिए ब्लैंक स्पेस का मतलब है कि किसी भी उत्तर की हम इसको बाद में लिख लेंगे। हम आधा पेज छोड़ रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या डाल के कि यार इसको बाद में लिखेंगे, पहले वो लिख लेते हैं। ऐसा ना करो, जो पहले आ रहा है उसी को पहले लिखो, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, जो बात हमने बताई कि जैसे यहां पर आपने डाला है, यहां तो आप लाइन छोड़ छोड़ के ही डाला गया। अब जैसे एक प्रश्नोत्तर संख्या यहां तक खत्म हो गई, तो 1 लाइन छोड़ दो, अगली प्रश्नोत्तर संख्या डाल लो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है, यहां लाइन छोड़ छोड़ के लिखा भी जा सकता है, लेकिन इनमें लाइन छोड़ के लिखना बिल्कुल मना है, ये कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर की ओर चलते हैं। पेपर ये डेमो पेपर है, मैंने बनाया है ताकि आपको समझ में आए। ये कोई ओरिजिनल पेपर नहीं है कि हाँ बोर्ड से लीक है या ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डेमो पेपर हमने लिखा भी है, डेमो पेपर है, और ये एक डेमो कॉपी है। आपको हम अच्छे से समझा सकें, इसीलिए बोर्ड की समझ लो एक प्रकार से हमने नकल कर ली कि बोर्ड में कैसे फॉर्मेट में आता है। ठीक, चलो भैया, तो यहां पर देखो ये जो लिखा होता 302 डीसी, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं संकेतांक। ये पेपर कोड कह लो या संकेतांक कह लो, बहुत सारे बच्चे इसको पेपर कोड भी बोलते हैं। ये होता है विषय कोड। ये क्या होता है, विषय कोड होता है। इससे क्या होता है, इससे कोई लेना देना होता नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट को दर्शाता है। 101 है तो साहित्यिक हिंदी है, 102 है तो सामान्य हिंदी है, ठीक है। 102 है यानी सामान्य हिंदी है, 102 होगा तो यहाँ 302 होगा, 101 होगा तो यहाँ 301 होगा, इस तरह होता है, ठीक है। 103 होगा फिर यहाँ 303 होगा, ऐसे होता है। अब बाकी ये बदला भी हो सकता है, ये आपको जब पेपर आपके हाथ में आ जाए तब ये वाला संकेतांक देखो कि क्या संकेतांक है। ये डेमो के लिए मुझे बताने के लिए मैं फिर बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे होते कहते क्या सर यही डालना है, ये नहीं डालना है। यहां पर जो डाला गया है 302 डीसी, ये डाला गया है यही वाला। क्यों, क्योंकि भाई जो पेपर आपके पास है उसी का संकेतांक यहां पर डालना है, ठीक है। कॉपी का कुछ फॉर्मेट चेंज हो सकता है, परंतु परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, ये जो प्रविष्टियां होती हैं ये सेम रहेंगी। और यहां पर परीक्षा कक्ष संख्या, तो आप यहां डालेंगे तो एक जो परीक्षक होगा यानी कि वो निरीक्षक होगा, कक्ष निरीक्षक, वो आपका ऐसे चेक करेगा कि हाँ आपने प्रविष्टियां सही भरी हैं। तो ऐसे चेक करके यहां पर वो रूम नंबर डालेगा और यहां पर अपना नाम और सिग्नेचर यहां करके चला जाएगा दिनांक के साथ, ठीक है। यानी आपकी कॉपी चेक हो गई, सही होगी, 1 मिनट आपका लेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर भी मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीजें करनी है। और अगर आप बी कॉपी ले रहे हैं तो सेम यही प्रविष्टियां बी कॉपी पर भी भरना है, और यहां A+B लिख दीजिएगा। और नत्थी अच्छे से करना है, काहे से करना है, प्रकार ले जाइए, उससे छेद करने में आसानी होगी, जैसा कि मैंने पिछली कॉपी में आपको बताया था। अब यहां जैसे इन्होंने प्रश्न लिखा कि निबंध प्रौढ़तम स्तर तक कब पहुंचा, तो हमने कहा शुक्ल युग में पहुंचा। नीड़ का निर्माण फिर यानी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह क्या है। अब एक एग्जामिनर क्या करेगा, पहले वो उत्तर ढूंढ लेता है, जैसा मैं कह रहा हूं कि पहले वो उत्तर उसको पता होते हैं, या वो पहले उत्तर अपना पेपर जो आप देंगे वही पेपर उस कॉपी के बंडल में भी जाता है कि वहां पर जिस एग्जामिनर को कॉपी चेक करना है तो आपने कौन से पेपर के उत्तर लिखे हैं, उसी कोड का पेपर उसी बंडल में जाता है, और वहां पर एग्जामिनर उसी पेपर को देखता है और उसी पेपर के आंसर निकालता है। कोई आंसर की एग्जामिनर को आयोग की तरफ से नहीं मिलती है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो विषय के विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें सब पता होता है, ठीक है। जो टीचर होते हैं हिंदी पढ़ाते हैं तो वो हिंदी चेक करते हैं, हिंदी के अध्यापक नियुक्त होते हैं तो हिंदी चेक करते हैं, और अगर वो अंग्रेजी के हैं तो वो अंग्रेजी चेक करते हैं। एक विषय का एक ही अध्यापक होता है, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पर आंसर की आती है कुछ वगैरह आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एग्जामिनर के अपने विशेषज्ञता के आधार पर वो चेक करता है, उसको नॉलेज होता है, नहीं नॉलेज होता है तो वो भैया आप पेपर देखेगा तो एक आध प्रश्न उसको नहीं आता है समझ में, तो अपना वो खोज के उत्तर तो सही वो चेक करेगा ना, वो उत्तर सही खोज लेगा और फिर चेक करेगा, गलत होगा तो भाई काट देगा अंक, है ना।
यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आलोक आलोक पर्व है। महके आंगन चहके द्वार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का निबंध कौन सा है? भाषा और आधुनिकता है। तो अब ये पांचों के उत्तर हमने देख लिया। अब यहां देखते हैं, चेकिंग करते हैं। तो ये शुक्ल युग बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या किया, जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का फिर का कौन सा सही है? बी सही है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आता है। तो एक के का फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, जो सही है यहां पर वो ऑप्शन भी लिखना है और यहां पर उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, और यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे भी आप डाल सकते हैं, नो टेंशन, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। ठीक, हाँ, क्रम संख्या एकदम सही हो, वरना क्या होगा, अगर इसका उत्तर उसमें कर दोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। हरिवंश राय बच्चन भी अगला सही था, वो भी सही है। तो यहां पर भी 1 अंक और यहां पर भी 1 अंक, और आलोक पर्व सही है, यहां पर भी 1 अंक, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर सही, यहां पर भी 1 अंक। लेकिन अभी आप देखेंगे पांचवें, यानी कि देखो लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 1 का अंगा, और अंगा का यहां पर इन्होंने लिख दिया सी, अंगा का लिख दिया सी लिख दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि इसमें है ही नहीं। तो ये वाला बिल्कुल गलत है। ठीक, तो 1 अंक यहां पर इनका उड़ गया, क्योंकि जब उत्तर ही गलत भैया तब इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई क्या कर सकता है जब उत्तर गलत है? अब समझो, ठीक है। हाँ, और एक मोटी बात हम आपको बता दें, ये गद्य पद्य साहित्य का विकास है। बहुत सारे लोग, या हम भी ऐसा कहें कि हम भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग भी ऐसा बोलते हैं कि अगर ये गलत हो जाते हैं तो एग्जामिनर पर बैड इफेक्ट पड़ता है। एग्जामिनर ये समझता है कि कॉपी जो है फर्स्ट स्पॉट, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसा बोलते हैं लोग कि अगर ये पांचों गद्य पद्य साहित्य के विकास के 10 ऑब्जेक्टिव गलत हो गए, 10 में से 2-4 गलत हो गए, तो एग्जामिनर समझेगा कि बच्चे को कुछ नहीं आता है और आगे वो कम करना अंक चालू कर देगा। भैया ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने कहा डराने के मूड से बिल्कुल भी मैं नहीं हूं, और डरना तो आपको है ही नहीं, क्योंकि कोई युद्ध के मैदान में नहीं जा रहे हो। यहां पर ज्ञान की परीक्षा हो रही है, ज्ञान की परख हो रही है। परीक्षा क्या है? ज्ञान की परख है। इसमें घबराने से अंक ना बढ़ते हैं, बढ़ते नहीं हैं, बल्कि अंक घटते हैं। तो घबराने से, आप अगर युद्ध भूमि में जाते हैं और घबरा जाते हैं शत्रु को देखकर, तो ये समझिए शत्रु को देखकर घबरा जाएंगे तो आप पराजित हो जाएंगे। तो पराजित नहीं होना है, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ाई की है और किसी कारण आपकी पढ़ाई नहीं भी हो पाई है, फिर भी क्या घबराने से आपके अंक बढ़ेंगे? घटेंगे। तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जो कुछ टूटा फूटा आता है सही आप लिखिए, जितना कुछ आता है लिखिए, कापी सादी नहीं छोड़नी है, मैंने कहा। ठीक है, मेरी इस बात का ख्याल रखना है कि कापी सादी नहीं छोड़नी है, और जो कुछ टूटा फूटा आता है उसे बखूबी लिख के आना है। ठीक है, राइटिंग कैसी है इस पर विचार मत करो, या राइटिंग आपको वहां सुधारनी है, ये भी आपकी गलत बात है। एग्जाम में बैठ के आप राइटिंग सुधारोगे, 3 घंटे 15 मिनट का समय है, आप पेपर पूरा नहीं कर पाओगे, फिर उसमें जो प्रश्न रह जाएंगे उसके अंक तो बिल्कुल पक्के से ही कट ही गए। जो भाई आपके पेपर में आपके प्रश्न छूटते हैं, उनके तो अंक वैसे ही चले गए। भाई लिखोगे गलत हो जाएगा तब तो जाएंगे, लेकिन आपने प्रश्न के उत्तर को दिया ही नहीं, तब तो 0 है, वहां तो कोई अंक नहीं मिलेगा। तो इसलिए अब हमने कहा कि राइटिंग आपकी गड़बड़ हो रही है, परंतु आप सही लिख रहे हैं तो आप लिखते जाइए। ये मत घबराइए कि अरे मेरी राइटिंग तो गड़बड़ हो रही है, अंक नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये भी मत घबराइए कि गद्य पद्य साहित्य के विकास के गलत हो जाएंगे तो आगे के भी अंक कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो गलत होगा उसी का अंक कटेगा, जो सही होगा उसका अंक बिल्कुल आपको मिलेगा। तो यहां पर 5 में से 10 में से 8 सही होते हैं, 7 सही होते हैं, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इन पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 आते हैं तो एक आध तो भैया नया आ ही जाता है। आपने हमसे पूरे साल पढ़ाई की है, तो मैं पूरा का पूरा वादा तो 10 का कर रहा हूं, क्योंकि आपने पूरे साल अगर ढंग से पढ़ाई की है हमसे तो पूरा वादा है। परंतु मान लो बीच से जुड़े हैं या कहीं और टाइम से जुड़े हैं, या आपके एक आध छूट भी सकते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। चलो, तो तनावग्रस्त बिल्कुल नहीं होना है। आगे पद्य साहित्य के विकास से देखते हैं। भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। अब यहां पर कौन नहीं है? तो यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। नई कविता युग के कवि हैं। नई कविता युग के कवि कौन है? बताओ भैया कौन है? ठीक है, तो ये कौन हो जाएंगे? नई कविता ये हो जाएंगे भवानी प्रसाद मिश्र। सुमित्रानंद पंत की रचना कौन सी है? तो पंत की ग्रंथि है, वीणा है, पल्लव है, पंत की है।
पृथ्वीराज रासो क्या है? चंद बरदाई का लिखा हुआ है। कवि और बिहारी की प्रमुख रचना सतसई है। तो ये यहां पर हमने देख लिए। अब यहां हम देखते हैं क्या सही है। महावीर सही है, चलो भाई महावीर सही है, 1 अंक यहां मिल गया। भवानी प्रसाद मिश्र सही है, 1 अंक यहां मिल गया। ग्रंथी सही है, 1 अंक यहां मिल गया। चंद बरदाई सही है, 1 अंक यहां मिल गया। सतसई सही। तो चलो इन्होंने 9 अंक यहां पा लिए। ठीक है, अब आप देखिए इसी कॉपी में देखिए, क्या मैं अंक काट रहा हूं? राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मेरा अंक नहीं काट रहा हूं, एवरेज राइटिंग है। तो राइटिंग पे काहे घबरा रहे हो? और राइटिंग बनाने के लिए आपको अब टाइम मिला, अब आप काहे राइटिंग पर विचार कर रहे हो? राइटिंग पे विचार करने का समय होता है सत्र के प्रारंभ में, शुरुआत से, तब राइटिंग बनती है। और राइटिंग नहीं भी बनती है, सही आप लिखो भाई, नॉलेज आपको होना चाहिए। राइटिंग कोई नहीं देखता, आजकल तो टाइपिंग चलती है। तो ये तो केवल एग्जाम तक राइटिंग का मसला है, बाद में लिखना तो है आपको, लेकिन क्या है बाद में तो अब तो केवल सिग्नेचर करना बचता है। अब तो हर काम कंप्यूटर से टाइप होके हर फॉर्म निकलता, आपको सिग्नेचर करना है। कोई भी बड़ी आप नौकरी पाते हैं या कहीं सर्विस में जाते हैं तो अब बस तो सिग्नेचर करना बचा, तो सिग्नेचर तो कर ही लेते हैं आप, है ना। तो राइटिंग पर मत घबराइए। हाँ ये है, आगे आप जाएंगे राइटिंग के मायने बहुत होते हैं। आगे आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम देंगे, निबंध लेखन आएगा, तो वहां राइटिंग के बहुत मायने होते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में राइटिंग तो बहुत सारे रिटन में जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, तो वहां पर भी राइटिंग का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन राइटिंग के लिए आप विचार मत करिए, घबराइए नहीं। फिर यहां आता है गद्यांश के गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर कैसे देने। यहां पर का मैं डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो आज चाहे आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो बन जाए, 45 मिनट का बन जाए, 1 घंटे का बन जाए, मैं आज आपको सारे डाउट क्लियर करके ही मानूंगा आपके। ठीक, यहां का डाउट क्या है? यहां का डाउट यह है कि भाई सबसे पहले एक ये होता है बच्चे का कि सर कितना रेखांकित अंश करना है, कितनी व्याख्या करनी है। तो जितना रेखांकित अंश होता है उतनी व्याख्या करनी है। व्याख्या बढ़ा चढ़ा के होती है, इसलिए मान लो 1 2 3 4 लाइनें रेखांकित हैं, तो आप 4 के 6 लाइनें इसकी व्याख्या में कर दीजिए। दूसरे नंबर पे कुछ जगह आता है कि पहली यहां पर रेखांकित अंश 2 रेखांकित अंश हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि 2 रेखांकित अंश अगर आ जाएं तो क्या हमें 2 व्याख्याएं करनी? हाँ बिल्कुल, आप प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या, द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या डाल सकते हैं, अथवा रेखांकित अंशों की व्याख्या ऐसे हेडिंग डाल के पूरी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहां पर पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, ये हमने देखा। तो ये क्या पूछा है? पाठ का नाम और लेखक का नाम ही पूछता है। तो ये क्या है? पाठ का नाम, लेखक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल। तो यहां पर देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड या 1 2 3 आएगा तो फर्स्ट। अब देखो इन्होंने पूरा लिखा है, इधर मार्जिन नहीं खींचना। एक और डाउट है कि इधर मार्जिन खींचना है, इधर भैया नहीं खींचना है लाइन। ठीक है, आपके विद्यालय में बताते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहां पर लाइन नहीं खींचना है। इधर कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि आज तक किसी भी कॉपी में इधर लाइन नहीं खींची जाती है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा सीबीएसई बोर्ड में होता है कि इधर लाइन खींची जाती ताकि इधर अंक दिए जा सके। हाँ हो जाता है, तो आप इधर खींच देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, इधर भी खींच देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, उससे अंक ना कटते हैं ना मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, यहां पर एक संकेतांक डाल दिया है, यानी कि आदि और अंत डाल दिया है, और प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल दिया है। यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल सकते हो, जो मतलब जो यहां पे प्रश्न क्रम संख्या पेपर में आपके दी हुई है। हालांकि यहां 1 2 3 नहीं बल्कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर आएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल सकते हो। और लिख दीजिए आराम से कि प्रस्तुत गद्यांश सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है, बस। बाकी इसके बारे में कुछ मत लिखिए, ये लिखा है तो एक्स्ट्रा ही लिखा है। ठीक है, यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, हाँ ये ठीक है, लिख सकते हो। तो यहां पर देखो जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है, ये काले पेन से इन्होंने लिखा है, इसलिए 2 अंक तो भाई इसके मिलते ही हैं संदर्भ के। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर इन्होंने लिखी और आराम से पूरे अंश की व्याख्या कर दी है। ठीक है, तो पूरे अंश की व्याख्या कर दी है और सही की है, तो मैं इसको अंक दे देता हूं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए आवश्यक है, अच्छा यहां पर अगला प्रश्न बना कि भाई राष्ट्रीयता की भावना के लिए क्या आवश्यक है, या फिर राष्ट्रीयता की भावना के लिए किसके प्रति चेतना जागृत होनी आवश्यक है।
पृथ्वी और आकाश के बीच तथा समुद्र में कौन कौन सी अपार संपदा देखने को मिलती है? राष्ट्र अथवा राष्ट्र के निवासियों को कब तक सुप्त समझना चाहिए? जो दो प्रश्न आते हैं, एक तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप करना जान जाएं और दूसरा संदर्भ पहचानना जान जाएं। बस ये आप मान के चलिए, जब आप संदर्भ पहचानना जान जाएंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना जान जाएंगे, तो समझ लो कि ये जो तीन प्रश्न और आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ गद्यांश के ही आते हैं और गद्यांश पे पढ़ करके ही इनके उत्तर दे देंगे आप। ठीक, तो आप गद्यांश पहचान की ट्रिक एक हमने डाली है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी महामैराथन तो हमारी चल ही रही हैं सब। तो यहां पर इन्होंने जो प्रश्न लिखा कि तो हाँ, अब आप समझिए कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो सरसरी नजर से यहां पर आपके प्रश्नों के उत्तर देखेगा, क्योंकि वो एक बार पढ़ चुकता है कि हाँ जो सही लिखा होगा बच्चा वो ऐसे लिखा होगा। बस वो आपको अंक यहां पर सरसरी नजर से ऐसे ऐसे पढ़ के और यहां ऐसे ऐसे पढ़ के अंक यहां पर दे देगा। ठीक, समझ लो। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 4 आती है। यहां पर 4 में क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 4 में भैया देखो, यहां पद्यांश है। पद्यांश में थोड़ा सा जरूरी होता, मैं पद्यांश जो है थोड़ा सा, मैंने बहुत सारी व्याख्या बता दी है। पद्यांश में ये जरूरी होता है। ठीक है, यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, फोर्थ होता है, यहां 5 होता है। तो पद्यांश में ये जरूरी होता है कि आपको व्याख्या आनी चाहिए, पद्यांश का भावार्थ आपको आना चाहिए, तभी आप इसकी व्याख्या भी कर पाएंगे। क्योंकि इसकी व्याख्या बना के आप नहीं कर सकते, क्योंकि बनाकर भी करेंगे तो इससे मिलती जुलती होनी चाहिए। जितना रेखांकित अंश है उतनी ही व्याख्या करनी होती है, एक्स्ट्रा नहीं करनी होती है। ऑल डाउट क्लियर हो गए आपके? ऑल डाउट क्लियर हुए? हालांकि मैं इससे पहले भी डाउट क्लियर कर चुका हूं, लेकिन फिर मैं कर देता हूं, हो सकता है वो पुराने बच्चे हों तो उनके डाउट क्लियर हुए, नए बच्चों के ना हुए हों, तो इसलिए है। आप ये मत समझना कि आप सर रोज कॉपी लेके आ जाते हो। रोज कॉपी लाने का मतलब है कि कोई भी डाउट आपका रहना नहीं चाहिए एग्जाम से रिलेटेड। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने देखा कि 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो, संदर्भ पद्यांश पहचान की ट्रिक मैंने बता दी है, वो देख लीजिए, तो 2 अंक पक्का हो जाएगा संदर्भ का। फिर इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या ही पढ़नी होगी और आप पढ़ भी चुके होंगे बखूबी। फिर यहां पर प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा राधा ने, तो यहां पर जो कहा है लिखा इसी में है। जो 3 प्रश्न और आएंगे वो होगा इसी से, लेकिन कुछ एक आध प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको अपने ज्ञान के आधार पर देने होते। जैसे इस पद्यांश में कौन सा छंद है, तो पढ़ाते वक्त हमने बताया कि मंदाक्रांता छंद है। ठीक है, और उपयुक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है, तो ये तो आप जान ही गए कि भाई राधा है, पवन दूतिका है। तो पवन दूतिका जो है कविता है हरिओद की, प्रिय प्रवास से ली गई है, तो राधा की विरहता का चित्रण है यहां पर, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा गया तो क्या भाई, पद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर के उत्तर, तो यहां पर बैठी खिन्ना इन्होंने लिख दिया कि भाई ये हमने आद्यंत लिखा है। और आद्यंत, अब एक बहुत 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 सारे बच्चों ने हमको चैट किया, क्या सर आद्यंत या संकेत लिखना जरूरी है? मैंने कहा नो, कोई जरूरी नहीं है। प्रश्नोत्तर संख्या सही है, सब सही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद और पवन दूतिका प्रिय प्रवास, बस इतनी चीजें देख के आपको एग्जामिनर एक समझ लो 2 अंक देगा। ठीक है, तो यही चीजें देख के एग्जामिनर अंक देता है। फिर यहां पर प्रश्न जो है सरसरी, यहां पर मंदाक्रांता छंद है तो केवल छंद देखेगा, 2 अंक दे देगा। किसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है, यहां राधा की है, अंक मिल गए। और यहां पर क्यों सता रही हो, क्या तुम भी कठोरता से काल की कठोरता से, काल की क्रूरता से कलुषित हुई हो, वही वाला है। ठीक, तो ये चीजें ऐसे करके आपको मिल जाते हैं अंक। ठीक, तो अब यहां आप मत कहिएगा, अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एग्जामिनर तो उसके पास बंडल होता है, वो आधा घंटा थोड़ी कॉपी चेक करेगा। अरे भैया, वो तो आधा घंटा नहीं चेक करेगा, परंतु हमें तो आपके डाउट क्लियर करने हैं दादा, हमको तो चेक करने दो आधा घंटा, हमको तो चीजें बताने दो आपको। ठीक, और यही कॉपी चेक करने तो 5 मिनट नहीं लगते, 3 मिनट में मैं इस पर निगाह दौड़ा के तुरंत चेक कर देता। क्योंकि जैसे एक बंडल मिला मुझको तो मैंने पहले ही उत्तर देख लिए, बार बार उत्तर नहीं देखने, तो हमें पता है किसका उत्तर क्या है। अब भैया हम उठाए बंडल और हर कॉपी को चेक करने लगे, जिसका गलत कट है सही है तो सही अंक दे दिए गए। कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि कोई बच्चे के अंक कटें, पर आप जब लिख के नहीं आओगे तो किस आधार पे अंक मिलेंगे भैया। ठीक है, तो यहां पर भी हो गए। फिर यहां एक साहित्यिक परिचय लिखने का क्या तरीका होता है, आज भी बच्चों के डाउट हैं
कि सर साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें। तो हमने इस पर भी आपको एक वीडियो बना के दिया है कि एक अच्छा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय कैसे लिखें और साहित्यिक परिचय अथवा जीवन परिचय में अंतर क्या होता है। तो वो जाके वीडियो देख लीजिए, साहित्यिक परिचय वर्सेस जीवन परिचय। और किसको साहित्यिक परिचय लिखना है, किसको जीवन परिचय लिखना है, क्या जीवन परिचय वाले साहित्यिक परिचय लिखेंगे, क्या साहित्यिक परिचय वाले भी जीवन परिचय लिखेंगे। तो मैं कहूंगा कि ये सारे डाउट आपके कोई है ही नहीं। आपने कैसे याद किया है बताओ। जैसे आपने याद किया है जाओ आप वैसे लिख के आना, ये मैं वादा करता हूं। जैसे आपने याद किया है, जैसा ही आप, जैसा आपको याद है वैसा लिख के आओ, पूरे अंक मिलेंगे। बस उसका सब कुछ डिटेल सही होना चाहिए। समझ गए आप। फ्लो चार्ट आप चाहिए, संक्षिप्त परिचय यहां पर आपको बना लेना है। इतना लंबा ये बड़ा हो गया है क्योंकि जो बच्चा बैठ के घर में कॉपी लिखेगा वो तो जितना लिख पाएगा उतना लिखेगा, 3 के बजाय 4 घंटे लगाएगा। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। 2 पेज में साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय निपटाइए। बड़ी बात यह है, यहां पर एक डाउट रहता है। देखो देखो यहां पर जो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हो फिर वो सही डालो। फिर यहां पर किसका कर रहे हो जीवन या साहित्यिक परिचय, उस लेखक या कवि का नाम भी डालिए। फिर संक्षिप्त परिचय यानी कि 1 शॉट में आप यहां पर बना दीजिए, ठीक है। और ये नहीं भी बनाएंगे तो क्या अंक इसका ना कटता है ना इसका मिलता है, इसका ना कटता है इसका ना मिलता है, बस ये समझिए। ना इसका कटता है ना इसका अंक मिलता है। तो आप कहेंगे सर तो मेहनत क्यों करें, नहीं भैया, मसला यह है कि आप यहां पर लिखेंगे तो हमारे जैसे एग्जामिनर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये चीज देख के ही अंक दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पता चल गया कि 1907 लिखा तुमने, यहां मृत्यु सही है, तो हाँ बस ठीक है, बच्चा तो बिल्कुल, जब यहां सही है ये वाला तो यहां तो बिल्कुल सही होगा भैया, तो बस लो अंक मिल गए। हाँ, एक और बड़ा डाउट कि जब लेखक का हम जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उसमें कितनी रचनाएं लिखें, या साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो कितनी रचनाएं लिखें। रचनाएं आपको कितनी आती हैं, जितनी आती हैं लिख दो। दूसरा डाउट कि हम क्या कैटेगरी वाइज, जैसे यहां पर उपन्यास, संपादन, विधा वाइज लिखें। नो, आपको अगर विधा वाइज आती हैं तो आप, मैंने कहा आपने जैसी तैयारी की है वैसा आप लिखिए जाके, पूरे अंक मिलेंगे। जैसा आपने तैयारी की है तो पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे, क्योंकि यहां पर 2 अंक रचनाओं के और 3 अंक जीवन परिचय के मिला के 5 अंक मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे आपने लिखा है, आपने याद किया है, वैसे ही आपको लिखना है, ठीक, जैसे याद किया है। अगर आपको प्रमुख रचनाएं 8-10 आती हैं तो यहां पर लिखिए प्रमुख रचनाएं, और वो 8-10 रचनाएं जो आती हैं यहां पर लिख दीजिए। इन्होंने तो इत्मीनान से बैठ के लिखा है तो अपना जितना मन करा उतना लिख दिया, ठीक है। चलो, या फिर यूं कहें कि नकल करके लिख दिया, ठीक है, यूं भी कह सकते हो, क्योंकि घर में बैठा बच्चा, हालांकि ये बच्चे जो लिखते हैं कॉपी, उनसे जब मैं कॉपी उनको देता हूं तो यही बोलता हूं कि आप अपने हिसाब से लिखिएगा, हाँ ठीक है, और मतलब अपने हिसाब से लिखिएगा और गलत मत लिखिएगा, और हाँ देख के मत लिखिएगा। तो बहुत सारे बच्चे, वही मैं, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं कि उन वही कॉपी लिखें तो थोड़ा सा हम अच्छे से समझें। ऐसा तो नहीं है गड़बड़ लिख देंगे तो फिर अंक काटेंगे, दिक्कत होगी और बच्चे डिमोटिवेट होंगे। तो हम इसलिए कॉपी ऐसे बच्चे से लिखाते हैं जो बच्चा ठीक ठाक पढ़ता हो अच्छे से और ठीक ठाक लिखता हो, ठीक। इसी तरह एक कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आता है, यहां पर भी वही काम अपने को करना है। क्या करना है, कवि का नाम लिखना है, यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या सही डालनी है। संक्षिप्त परिचय हमने देखा 1900 गुसाई दत्त, गंगा दत्त और रूपाब और वीणा पल्लव ग्रंथि, और यहां मैंने समझा कि भाई यही देख के अंक मिलेंगे आपको, तो कि एग्जामिनर क्या देख के अंक देता है, ये आपके शुरुआती चीजें देख के अंक देता है। फिर यहां पर इन्होंने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सब कुछ लिख दिया है, रचनाएं लिख दी हैं प्रमुख। अब देखो इन्होंने कैटेगरी वाइज बहुत सारी रचनाएं लिख दी हैं, इत्मीनान से बैठ के लिखा है ना, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा है। इतना लिखा इन्होंने, मुझे लगता है ये तो देख के नकल करके लिख लिया होगा। चलो भैया, क्योंकि घर में बैठ के कॉपी लिखी गई। भाई मैं हर चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, किसी प्रकार से मैं बच्चों के साथ धोखा नहीं करता हूं, ना तो धोखे से कोई काम करता हूं कि हाँ वीडियोस पे लाखों व्यूज आ जाएंगे अगर हम इनको धोखे से बता देंगे। तो जो बात है वो क्लियर मैं स्पष्ट आपको बताता हूं। मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूं, इसीलिए शायद कम बच्चे जुड़ते हैं। उसका कारण है क्योंकि अच्छे बच्चे ही जुड़ते हैं, जिनको स्पष्टवादिता पसंद नहीं है वो नहीं जुड़ते हैं।
क्योंकि जिनको झूठ पसंद है वो झूठ के सहारे ही वो सब कुछ बेड़ा पार करना चाहते हैं। ठीक है, तो झूठ भैया यहां नहीं बोलते हैं। थंबनेल ही हमारे सारे देख लो, थंबनेल पे भी ज्यादा झूठ हमारा नहीं लिखा होता है। जो चीज थंबनेल पे होती है लिखी, वही चीज अंदर होती है। तो इस तरह 5 अंक यहां पर भी लिखेंगे। तो अगर 5 से 10 रचनाएं आती हैं सो बेस्ट है, आप लिखिए। जितनी रचनाएं आपको सही सही आती हैं उतनी रचनाएं लिखिए। ये नहीं कि हमको आती भी नहीं, मैं कॉपी भरने के लिए तमाम रचनाएं लिख दूं। 2 पेज जीवन परिचय, 2 पेज बहुत होता है फ्लो चार्ट के साथ, 2 पेज, क्योंकि 80 अंकों में 80 शब्दों में बोलता है ना वो। ठीक है, फिर आता है बहादुर कहानी का उद्देश्य सारांश। तो ये तो भाई एक ही पेज में बहादुर कहानी का सारांश मिल जाएगा, उद्देश्य मिल जाएगा। सारांश या उद्देश्य कितने 80 शब्दों में, यानी एक ही पेज में हो जाएगा, एक ही पेज में आप लिख सकते हैं। मात्र पूंजीगत श्रम का शोषण नहीं करते। हाँ ठीक है, ठीक। चलो अब देखो, इन्होंने नए पेज से इसको नहीं आरंभ किया तो ठीक है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर पूरा पेज बच रहा था, 3 लाइनें केवल यूज की गई हैं। तो भाई ठीक है, इन्होंने लिख दिया है। तो अब 7वां है सत्य की जीत, खंड काव्य है। चलो भैया, खंड काव्य में क्या करना है? सारांश है। फिर यहां पर इन्होंने सारांश लिखना स्टार्ट कर दिया, मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इन्होंने कितना खींचा है भाई? 3 पेज, 2.5 पेज खींच दिया है, 2.5 पेज खींच दिया है। यहां पर भी आपको 1 पेज से 1.5 पेज इस्तेमाल करना है। ठीक है, 1 से 1.5 पेज में इस्तेमाल करना है। उद्देश्य आपका 1 पेज से ज्यादा ना जाए, क्योंकि 1 पेज से ज्यादा आप लिखेंगे, ज्यादा शब्दों में खींचेंगे। जब ज्यादा शब्दों में खींचेंगे समय कम पड़ेगा, समय कम पड़ेगा तो आगे के प्रश्न छूटेंगे, या फिर निबंध का कुछ भाग छूटेगा, जो कुछ अंत में लिखोगे वो छूटेगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, और टाइम मैनेजमेंट पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, एंड स्क्रीन पर हम आपको भी दे देंगे। ठीक है, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट पर भी वीडियो बना रखा है, तो वहां पर जाकर के टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है 3 घंटे 15 मिनट, वो भी आप देख सकते हैं कितनी देर में क्या कुछ लिखना है। तो 80 शब्दों का मतलब 1 पेज में खंड काव्य का सारांश और चरित्रण 1 से 1.5 पेज में निपटाइए, और ये भी 1 से 1.5 पेज में ही निपटाइए कहानी का सारांश और चरित्रण। ठीक है, यहां पर भी 5 अंक मिल गए, और यहां पर भी 5 अंक इनको मिलेंगे, क्योंकि सब सही लिखा है, कुछ गलत तो लिखा नहीं है, ऑलरेडी पढ़ रखा है। फिर यहां आता है खंड खा। ध्यान रहे कि जिस खंड को आप शुरू कर रहे हैं उसी खंड को पहले खत्म कर दो। चाहे पहले खा को शुरू कर लो, चाहे पहले का को शुरू कर लो। कोशिश करो कि सीरियल से सब लिखेंगे। यदि फिर भी आपको कुछ ऐसे प्रश्न है जो अच्छे से नहीं आ रहे हैं, बाद में आप लिखना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन खंडों को मिक्स मत करिए कि हम खंड खा का गा में मिक्स कर दिए, गा का खा का में मिक्स कर दिए, ऐसा मत करो। हाँ, बाकी सही लिखो, कैसे भी लिखो। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सही लिखना है, कैसे भी करके लिखना है। यहां पर भी संदर्भ के 2 अंक मिलते हैं, काहे कि संस्कृत गद्यांश का जब अनुवाद करने के लिए आता है, एक गद्यांश का और एक श्लोक का, तो पहले यहां पर संदर्भ आप लिखेंगे तो 2 अंक संदर्भ का होता है, और 5 अंक होता है हिंदी अनुवाद का। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें ना कुछ बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं करना होता है। जितना बड़ा गद्यांश होता है, जैसे यहां देखो जितना बड़ा गद्यांश है इनका, यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक इनका गद्यांश खत्म हुआ है, नहीं यहां तक खत्म हुआ है। तो इन्होंने क्या किया है, मुझे लगता है दूसरे वाले का है, इन्होंने दूसरे वाले का किया है। हालांकि एक ही पार्ट के दोनों आ गए हैं, हालांकि एक पार्ट के एग्जाम में दोनों नहीं आते हैं, बट ये अपने घर में बनाया पेपर है तो कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर भैया इन्होंने कर लिया है पूरा। तो 5 अंक यहां पर अनुवाद के और 2 अंक इनके मिल जाते हैं काहे के, संदर्भ के। इसी तरह 8वां आता है श्लोक। श्लोक का भी 7 अंक होता है, 2 + 5 7 होता है, 1 2 संदर्भ का होता है और 5 इसका। तो यहां पर इन्होंने लिख दिया कि भाई संस्कृत भाग के महामना मालविया से। तो एग्जामिनर ने क्या देखा कि पाठ का नाम सही है, 2 अंक मिल गए। जनसेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, ये बिल्कुल सही है। और 1 म्यान में 2 तलवार। अब क्या आता है कि मुहावरे लोकोक्तियों को प्रश्नोत्तर संख्या 9 में मुहावरे और लोकोक्तियां कैसे करनी है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों को जितनी बोले, एक ही मुहावरा अथवा एक ही लोकोक्ति का आपको अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होता है। 1 अंक मिलता है अर्थ लिखने का और 1 अंक मिलता है वाक्य प्रयोग का। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है इन्होंने तरीका।
कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर अच्छा, इस बच्चे का बड़ा मन भी था जिसको ये जो कॉपी लिखा है कि सर मेरी तो चेक कर दीजिए एक बार मेरी, वरना इस मौसम में अर्थात इस एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कॉपी एक दो दिन पहले नहीं देता हूं, मैं बहुत पहले ही दे चुकता हूं। ठीक है, तो अब इसका बड़ा मन था तो मैंने कहा चलो भाई और बच्चों को भी चीज़ें बता देंगे। अब यहां पर इनका क्या है, यहां पर अपठित गद्यांश, ये सामान्य हिंदी की कॉपी है लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों को यही तरीका अपनाना है। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये अपठित है तो अपठित का मतलब है अपठित ही, अपठित का मतलब है जो पढ़ा नहीं है, तो कोई भी आ सकता है। तो अपठित जब कोई भी आएगा तो अपठित जो है, अपठित के हिसाब से आपको अपठित गद्यांश के अंदर से जो 3 प्रश्न आते हैं अंदर ही उनका उत्तर मिलता है। इच्छाएं नानाविध हैं, ये जो 3 प्रश्न दिए हैं 5 अंकों का आता है और इसी के अंदर इसका उत्तर होता है। तो इसी में खोजने की कोशिश करें, बाहर मत खोजिए क्योंकि सब कुछ अंदर है। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास रे। तो यहां पर इन्होंने रेखांकित अंश की व्याख्या यहां पर आ गई है परंतु आती नहीं है, आ गई है परंतु आती नहीं है। 3 ही प्रश्न आते हैं तो आती नहीं है। हालांकि कभी कभी अगर आप अपठित नहीं है पठित है, जब वो देगा कि साहित्यिक हिंदी का है सामान्य हिंदी का, सामान्य हिंदी में साहित्यिक हिंदी के जो 2-1 पाठ हैं उन्हीं के गद्यांश रख देता है कभी कभी, तो उसमें रेखांकित अंश आ भी सकता है। तो चलो मैं इसको अनर्गल ही मानता हूं। तो ये अनर्गल इसलिए मानता हूं क्योंकि भैया यहाँ 1 अंक मिलेगा, 1 अंक 2 5 अंक का होता है ये अपठित। तो अपठित का मतलब है कि ये आप कर ही लेंगे, इसमें तो 5 पक्के ही हैं, कैसा भी आए मुझे पक्का विश्वास है कि आप 5 इसमें कर लेंगे, ये 5 फ्री के ही नंबर समझ लो। फिर आता है 11 का सकल और शकल, जैसे कि यहां पर लिखा है, यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा शब्द युग्मों का सही चयन करना है। 2 ऑब्जेक्टिव यहां पर 1-1 अंक आए, 1-1 अंक के आएंगे, भारतीय भारतीय और सकल शकल। तो अब बताओ भाई, यहां पर इनको सकल और शकल का बिल्कुल गलत उत्तर लिखा है। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, ठीक है, और शकल का मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा या खंड, ठीक है। तो अब यहां पर इन्होंने गलत ही लिखा तो अंक काहे मिलेगा। भारतीय और भारतीय, तो भारतीय सरस्वती भारतीय भारत का रहने वाला, तो 1 अंक यहां पर मिल गया। फिर यहां पर गुरु के 2 अर्थ अनेकार्थी आया है, तो जो प्रश्नोत्तर संख्या है 11 का खा, तो इन्होंने 11 का खा डाला है और सेकंड है तो यहां पर इन्होंने सेकंड डाला है। तो गुरु का अर्थ शिक्षक होता है, गुरु का अर्थ सदुपदेशक होता है, लेकिन गुरु का अर्थ बड़ा भी होता है। तो अब चूंकि यहां 2 अंक मिलने हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पर्यायवाची लिख दिए, शिक्षक और सदुपदेशक, है ना, दोनों ही सही हैं, 2 अंक मिलेंगे यहां पर। एक तो गुरु माने बड़ा लिखना चाहिए, एक गुरु माने शिक्षक लिखना चाहिए, सदुपदेशक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 का गा आता है, आशा से अधिक तो आशातीत होता है, 1 अंक यहां मिल गया। ये भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में ही आता है, जैसे आशा से अधिक तो आशातीत होगा, तो यहां गा के फर्स्ट का ए सही है, तो गा के फर्स्ट का क्या सही है, ए सही है, तो यहां पर ए ऑप्शन भी तो लिखना चाहिए, या ऐसे लिख दिया। हालांकि ऐसे लिखने पर भी एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखिए 11 के गा के फर्स्ट का ए सही है, तो वैसे ही लिखिए ना कि 11 यहां डाल दिया प्रश्न संख्या, फिर फर्स्ट का सही है ऑब्जेक्टिव ए, ठीक है, तो ए यहां पर लिखना चाहिएगा आशातीत, ठीक है, आशातीत। अब ये मत समझना कि सर आपने लिखा आपकी राइटिंग है, मेरी राइटिंग बहुत प्रकार की हो सकती है, मैं बहुत प्रकार से लिख सकता हूं, बट ये मैंने कहा ना कि मैं सच बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता बच्चों से, ये किसी बच्चे ने ही लिखी है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर जैसे देखो मैं कई प्रकार की राइटिंग बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं, जैसे यहां पर आशातीत ऐसे भी लिख सकता हूं और आशातीत ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरी जो मूल राइटिंग है वो यही है, बाकी ये टेढ़ी मेढ़ी मैं नहीं लिखता, मैं सीधा सीधा लिखता हूं, मैं सीधा सीधा लिखता हूं, जैसे मैंने कह दिया सीधा सीधा, तो मैं सीधा सीधा ही लिखता हूं, मेरी मूल राइटिंग यही है। तो ऐसी राइटिंग देखो तो मेरी कह सकते हो, परंतु ऐसी ऐसी मेरी नहीं होती है, मैं बना के जब भी जैसी चाहूं तो बना के वैसे भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया आशातीत, क्योंकि मेरे में एक वो था कि मैं किसी की भी राइटिंग देखता था तो उसके जैसी कॉपी करने की कोशिश करता था, तो इस प्रकार मैं सब तरीके की राइटिंग
बना सकता हूं, ठीक है, आशातीत। अब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे? अब मेरी ही राइटिंग आप देखिए कितने तरीके की हो गई है। तो लिखने पे आ जाओ, करने पे आ जाओ, सब कुछ हो सकता है, परंतु मेरी मूल राइटिंग यही है, मैं ऐसे ही लिखता हूं। बाकी ये सब बना के लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये कॉपी बच्चे की ही लिखी हुई है। तो ये था आपका सैंपल था, मैंने बताया है, ठीक है। तो यहां पर एक गलती कर दी, एक पीछे भी कर चुके हैं, तो 2 अंक तो पहले ही जा चुके हैं। फिर जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, यहां पर भी वैसे किया है, लेकिन प्रश्नोत्तर संख्या का क्रम यहां पर सही बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कहा जैसे प्रश्नोत्तर संख्या यहां है वैसे ध्यान से आप लिखना। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, तो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा, जैसे इन्होंने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 11 का घा, ठीक है। फिर क्या लिखना है, घा का कौन सा है, घा का, हाँ, सेकंड का जो भी उत्तर बी यानी बा, अजात शत्रु, ऐसे। तो वहां पे जो क्रम दिया होगा आपको वो अपनाना है। ABCD अपने हिसाब से नहीं लिखना है कि फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट लिखूं। जो क्रम संख्या वहां दी है पेपर में, जब पेपर देने आप जाएंगे तो वहां के हिसाब से ही सारे काम करने हैं। फिर आगे क्या कह रहा है कि 11 का घा, यानी कि ये क्या है, ये शुद्ध और अशुद्ध है, यानी वाक्यों को शुद्ध करना है। किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करना होगा 2 अंकों में। मेरे को कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ मालूम नहीं है, हाँ, मालूम नहीं है, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। हालांकि दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। वो प्रातः काल के समय आएगा, मैंने कहा ये जो समानार्थी शब्द 2 बार नहीं आ सकते। वो प्रातः काल के समय आया था, नहीं, प्रातः काल आया था, क्योंकि काल और समय ये पर्यायवाची, एक पर्यायवाची दो पर्यायवाची एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। तो चलो दोनों सही हैं। फिर यहां आता है रस छंद अलंकार, विप्रलंब यानी कि वियोग श्रृंगार का इन्होंने दिया, जहां पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन न हो, अर्थात नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहां पर वियोग रस होता है, ठीक है। वियोग श्रृंगार रस, भाई यहां श्रृंगार लिखना चाहिए। उधो मन भय 10-20 एक तो गयो श्याम संग को और आदे, बहुत बढ़िया। 1 अंक यहां, 1 अंक यहां मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा डाउट ये है कि क्या स्पष्टीकरण लिखें, काहे में, रस में। स्पष्टीकरण मत लिखो, क्योंकि यहां पर उदाहरण और लक्षण यानी परिभाषा और उदाहरण के ही अंक मिलते हैं। तो स्पष्टीकरण आपको अगर आता है सही सही तो जरूर लिखो, क्योंकि 4 चांद लगाने के काबिल है। नहीं आता है तो मत लिखो। फिर अलंकार का परिभाषा है और उदाहरण देना है, इन्होंने स्पष्टीकरण भी लिख दिया। तो इसमें भी लिखना यह होता है कि आपको बताना होता है कि क्यों हुआ है यहां पर यमक अलंकार, तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। डाउट नहीं रहना चाहिए यहां पर कोई भी। हमने कहा कि यहां पर उदाहरण और परिभाषा का 1 अंक मिलता है, 1 अंक उदाहरण का मिलता है। स्पष्टीकरण देके आप बता सकते हैं कि इस उदाहरण में क्या आया है जिसकी वजह से यमक अलंकार है। तो स्पष्टीकरण 90% आप दे ही दीजिएगा, ठीक है। बाकी नहीं आता है बिल्कुल तो मत दीजिएगा। दोहा का लक्षण होता है तो लक्षण हेडिंग डालिए, और उदाहरण होता है 1। तो यहां पर आपको 1 बार मात्राएं जरूर निकालनी है। ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए कि सत गुरु हम सु री झी कर कहया 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 1। अभी इसमें देखना है 2 होंगी कि 1 होंगी। अभी कामा यहां पर होता है 1 1 प्रसंग प्रसंग 1 2 3 4 2 6 7 8। हाँ, आप समझिए, कहया कहया में 2 होंगी, तो 3 3 6 3 9 हो गई। अभी 2 मात्राएं कम हैं क्योंकि यहां पर 2 मात्राएं होंगी, ठीक है। हाँ, प्रसंग, अब यहां समझिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13, तो ये तो सही हो गई। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 होती हैं। तो 3 कहया, अच्छा कहया है, बड़ा है, समझो कहया। कहया में अब बताओ
इसमें आधा जो हाव जुड़ता है वो उस पहले वाले अक्षर में काउंट होता है, इसलिए यहाँ पर क में दो मात्राएं या तो 4 3 7 4 11 मात्राएं हो गई। ठीक है, देखो पढ़ने के सुरलहर के हिसाब से यहां पर मात्राएं निकलती हैं, क्योंकि मात्राएं दो तरीके से भी यहां निकल सकती हैं। जिस तरीके से यहां पर पढ़ा जाता है, कितना जोर देके, कितना समय देके किस शब्द को पढ़ा जाता है, उस हिसाब से मात्राएं निकलती हैं। तो ऑलरेडी जिस उदाहरण की मात्राएं आपको सही सही आती हों वही उदाहरण याद कर लीजिए। बाकी ठीक है, नहीं भी आती हैं तो आप जैसा आता है लिख दीजिएगा। मात्राएं अगर नहीं आती हैं सही से तो मत लगाइएगा, समझ गए आप मेरी बात। मात्राएं अगर सही से नहीं आती तो मत लगाइएगा। फिर आता है पत्र लेखन। यहां का डाउट बच्चों का यह है कि पत्र लेखन सर 2 पेज में जाए कि न जाए। अगर किसी कारण इन केस 1 पेज में नहीं आता है, पहले तो कोशिश करें कि 1 पेज में ही नए पेज से लिखें। प्रश्नोत्तर संख्या ये वाली यहां पर डाल दें, क्योंकि ये जो होता है ये इसीलिए होता है कि प्रश्नोत्तर संख्या या अन्य डिटेल आप यहां डाल सकें। तो प्रश्नोत्तर संख्या यहां डाल दीजिए और यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। यहां तक बिल्कुल पक्का है कि आपका पूरा 1 पेज में आ जाएगा। नियुक्ति आवेदन पत्र अगर आता है तो वो खैर 2 पेजेस में चला जाएगा। ठीक है, तो सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। एक भी बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। ठीक, अब यहां देखिए, तो इन्होंने देखो ऐसे ये फॉर्मेट जो है ये सही है, क्योंकि विषय गंदगी और सड़कों की समस्या हेतु, तो फॉर्मेट इनका ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर इनको मिल जाएंगे। दिनांक यहां पर फॉर्मेट डालना है, आबाशाही डालना है, पता काल्पनिक डाल देना है, परंतु नाम किसी का नहीं डालना है। यहां पर आबाशाही डालिए तो यहां पर आता है, कितने आता है? 6 अंक का आता है। 2 अंक फॉर्मेट के होते हैं, 4 अंक होते हैं पत्र लेखन के। ठीक है, फॉर्मेट सही है। और यहां पर आपको निबंध में बड़ा डाउट है कि सर, तो पत्र लेखन अगर 1 पेज पे आता है तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा पेज यूज कर सकते हो, बस फॉर्मेट सही हो। तो यहां पर आता है प्रश्नोत्तर संख्या 14, यानी कि आता है अंत में निबंध। निबंध आता है 9 अंकों का, 2 अंक मिलते हैं आपको रूपरेखा के, बाकी 7 अंक मिलते हैं निबंध लेखन के। तो पहले नंबर पे तो एग्जामिनर यही देखेगा कि रूपरेखा में हेडिंग्स आपने क्या डाली है। हाँ भैया, बिल्कुल हेडिंग सही है, तो वो समझ जाएगा कि जब हेडिंग सही है तो निबंध भी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहां प्रस्तावना, ठीक है, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, जल्दी जल्दी अच्छे से हेडिंग इन्होंने डाली है। ठीक है, तो ऐसे ही चेक करके आपको मिल जाएंगे अंक। अब इन्होंने देखो कितना लंबा खींचा है, इन्होंने इत्मीनान से खींचा भैया, घर में बैठ के तो लंबा तो खींचेंगे ही, परंतु आपका एक बड़ा डाउट है सर कितने पेज में लिखें। 3 पेज का निबंध जो होता है ये पर्याप्त होता है अगर आपके पास समय नहीं है तो। समय है तो 4 पेज में आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो 3 से 4 पेज में आप निबंध खींचिए, क्योंकि 3 पेज अगर आप बहुत छोटा लिखते हैं, हालांकि कुछ चीजें आपके लेखन पर भी डिपेंड करती हैं। ओवरऑल हम आपसे अंत में यही बात करेंगे, बहुत समय ले लिया हमने आपका। ठीक है, जिसको लगता हो कि मैं समय ज्यादा आपका ले रहा हूं तो आप बिल्कुल स्किप करके जा सकते हैं, यदि आपके पास समय नहीं है तो। लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपका समय नहीं ले रहा हूं, हर चीज आपको समझानी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि एक आध कमेंट जब आती है तो मुझे बड़ा ही दुखी करती हैं कि आपने समय बर्बाद कर दिया। समय मैंने बर्बाद नहीं किया है, समय तो आपने बर्बाद किया है जो आप बड़ा लेट हमसे जुड़े हैं, है ना। तो समय बर्बाद मैं नहीं करता हूं, मैं आपको एक एक चीज बताने के फिराक में रहता हूं। आपसे यहां पर कोई अनर्गल बातचीत हमने नहीं की है कि हाँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं की है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस कॉपी पर बात की है, पेपर डेमो कॉपी पर बात की है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो सारे डाउट यहां क्लियर हो गए हैं। अब अगर डाउट है तो डाउट में ही एग्जाम दे दो, तुम परेशान न हो। तुमने पूरे साल पढ़ाई की है कि नहीं की है? की है। ठीक है, तो बस अब काहे घबराना है। और आपने पढ़ाई नहीं की है तो चिंता काहे की? जब आपने पढ़ाई ही नहीं की है तो ही चिंता नहीं करनी है, पढ़ाई की है तो भी चिंता नहीं करनी है। चिंता दोनों ही स्थितियों में आपको नहीं करनी है। उत्तर पुस्तिका पर लिखे निर्देश एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 2 साल पुराने निर्देश हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, कल की क्लास, परसों की क्लास में भी, कि ये 2 साल पुराने निर्देश हैं। एक बार यहां पढ़ के जाइए, क्योंकि वहां पर पढ़ने का टाइम नहीं रहता है और निर्देश यानी नियम सेम ही हर साल रहते हैं बोर्ड परीक्षा के। फिर भी एक बार यहां जब पढ़ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, और जा करके वहां सरसरी नजर से जरूर 1 मिनट के अंदर इसको पढ़ लेना, क्योंकि 10-15 मिनट पहले ही कॉपी मिल जाती है, ताकि आप सारी प्रविष्टियां सही से
भर पाए। तो यहां हमने देखा कि भाई इन्होंने इस कॉपी में 98 अंक जो है पाए हैं। कितने पाए हैं? 98 अंक यहां पर इस कॉपी में इनको मिल गए हैं। तो इसी तरह कॉपी लिखने पर आपको भी 98 अंक मिल सकते हैं, 100 अंक मिल सकते हैं, 95 मिल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक, यानी आप अच्छा करके आएंगे बिल्कुल। अब आपके पास डाउट है तो रहने दो, कोई टेंशन नहीं। यहां पर अनुक्रमांक और नाम डाल लेना पेपर पे, जरूरी रहता है। और पेपर पे कुछ मत लिखना, यहां पर चिन्ह भी मत लगाना, यहां पर चिन्ह मत लगाना। मैं चेक करते वक्त लगा देता हूं, परंतु आपको पेपर देते वक्त यहां पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है पेपर पे। डेस्क के आसपास देख लेना पेपर देने से पहले कि कुछ कोई पुर्जी उर्जी हो तो भैया पहले से ही निकाल दो, ये नहीं कि बाद में कोई और चेक करके निकाले। तो अपने आप से ही निकाल के दे दो भैया जो कुछ हो। ठीक, तो इस तरह पूरी हो गई ये कॉपी। अब कोई डाउट भी है तो यार डाउट कोई रहने दो, तुम लिख के आओ। हमने क्या कहा? तुम लिख के आओ, सादी कॉपी मत छोड़ना, तुम लिख के आना। राइटिंग बन नहीं रही है, अरे काहे, कोई दिक्कत नहीं, मत घबराओ, लिख के आओ, सही लिख के आओ, लिख के आओ, लिख के आओ।